हम्म चलो देखते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है? जब किसी आवेश के चारों तरफ का किसी आवेश का आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश ले जाने पर उसके प्रभाव का अनुभव करे। किसी आवेश का चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश कोई दूसरा आवेश ले जाने पर इसके प्रभाव का, अर्थात इस आवेश के पास जब दूसरा आवेश लेके आएंगे, इसमें इसका प्रभाव या तो इसके लिए ये आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। जिस इसके आसपास जिस क्षेत्र में ये आएगा, जहां से इसके प्रभाव का ये अनुभव करे, अब उसी क्षेत्र को हम इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो सीधा सीधा इसको हम कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश ले जाने पर उसके प्रभाव का अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब दूसरा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? जब किसी आवेश के कारण जो बल लगता है, जब किसी आवेश पर जो बल लगता है वो तथा उसी आवेश का अनुपात, मान लो बल हम Q आवेश के कारण बल F लगा रहे हैं और आवेश Q का अनुपात ही हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। या तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम E से दिखाते हैं, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/Q। या ये कह सकते हैं किसी बिंदु आवेश पर। अब बिंदु आवेश क्या होता है? अभी कल बताए थे कि जो वस्तु होता है उसमें से जब छोटे भाग पर जो आवेश उत्पन्न हो तो उसी को बिंदु आवेश कहते हैं। तो इसी तरह से जब E इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/Q0। Q0 मतलब बिंदु आवेश। तो ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से दिखाते हैं। इसका यूनिट जो होगा न्यूटन प्रति कूलम। अब इसी को अगर हम ये कहें कि F इक्वल टू E/Q0, ये भी लिख सकते हैं। ठीक। अब आगे ये कहा जा रहा है कि किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण, जैसे मान लो यहाँ पे एक आवेश Q है, ठीक, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु आवेश है। तो इस बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो इसके बीच की दूरी क्या है? मान लेते हैं इसके बीच की दूरी R है। तो क्या हो जाएगा? एक आवेश से दूसरे आवेश पे लगने वाला बल क्या निकल जाएगा? कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब ये दोनों आवेश वायु में उपस्थित हो तो, अगर अन्य माध्यम है तो यहाँ पे K रखना पड़ेगा। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? Q0/R²। ये निकल गया हमारा आवेश पर लगने वाला बल। अब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पता है, उस पे लगने वाला बल अपान बिंदु आवेश। तो क्या करेंगे? बल कितना लग रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0/R², पूरे का अपान Q0 से कट जाएगा। क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R²।
ये हो गया हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ठीक है, यहां तक कल पढ़ाया गया था। अब इसके आगे है वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत, सब लोग अब यहां से लिखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक अभी जितना दोहराया वो हो गया था कल। अब यहां से आगे देखिए आज वैद्युत द्विध्रुव। देखो, जब दो समान प्रकार के आवेश हों और उसकी प्राकृत अलग अलग हो, जैसे एक माइनस हो और एक प्लस हो, और ये अत्यंत निकट रखा जाए, तो इससे जो निकाय बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसको? समान प्रकार के आवेश तथा विभिन्न प्रकार की प्राकृत, समान प्रकार के आवेश तथा विभिन्न प्रकार की प्राकृत अत्यंत निकट रख कर बनाया गया निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। समान आवेश, ठीक, दो समान आवेश तथा विभिन्न प्रकार प्राकृत के बिंदु आवेश को अत्यंत निकट रखकर बनाया गया निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मान लो एक पॉइंट ए पर प्लस क्यू और बी पर माइनस क्यू है, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं 2l है। एल भी ले सकते हैं, 2l इसलिए ले रहे हैं, अभी डेरिवेशन करने में आसानी रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? यही है बस वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या हो गया? दो समान प्रकार के आवेश तथा विभिन्न प्रकार की प्राकृत को अत्यंत निकट रखकर बनाया गया निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जिसके बीच की दूरी 2l होनी चाहिए। अब अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलो, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है कि इसी द्विध्रुव का कोई एक आवेश, इसी वैद्युत द्विध्रुव की किसी एक आवेश का परिणाम अर्थात Q इंटू उनके बीच की दूरी, जो गुणनफल होता है, उसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसको दिखाते हैं P से, तो P इक्वल टू Q इंटू 2l। फिर से सुनिएगा क्या कह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का किसी एक आवेश का परिणाम तथा उसके बीच की दूरी का गुणनफल, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिणाम तथा उसके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको हम P से दिखाते हैं। इसकी मात्रक जो हो जाएगी कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आया?
अब इसको कल दोहराया नहीं जाएगा, इसलिए ध्यान से फिर से देख लो। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो समान दो समान प्रकार के आवेश हों जो अलग अलग प्राकृत के हों, दोनों को अत्यंत निकट रखकर जो निकाय बनाया जाता है उसी को क्या कहते हैं हम? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिणाम, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिणाम तथा गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको हम P से दिखाते हैं तथा इसकी मात्रा कूलाम मीटर होता है। अब कूलाम कैसे? Q का मीटर, L का मीटर होता है तो मीटर हो गया, कूलाम मीटर हो गया। ठीक। अब इसके आगे पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डालिए सब लोग। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें दो भाग हैं, पहला अक्षीय स्थिति, दूसरा निरक्षीय स्थिति। पहला हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति। अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा? चलो देखो, हेडिंग क्या कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव से ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। कब? जब अच्छी स्थिति में हो। चलो देखते हैं। पहले वैद्युत द्विध्रुव एक ले लेते हैं, जहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव हम ले लिए। ठीक। यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। इसके बीच की दूरी क्या होती है? 2l। ठीक। ये सब लिखना पड़ेगा, लिखो, बोल दे रहे हैं। माना वैद्युत द्विध्रुव पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। माना वैद्युत द्विध्रुव पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। जो बिंदु ए तथा बिंदु बी पर उपस्थित हैं।
जो बिंदु ए और बी पर उपस्थित हैं। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर एक पॉइंट P लिया, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमको। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर हमने एक पॉइंट P लिया, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो पॉइंट B से पॉइंट P तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये L है और ये R है, L प्लस R। B से P तक दूरी क्या हो जाएगी, ये R है और ये L है, तो क्या लिख सकते हैं R प्लस L। ये पूरी दूरी पता हो गई। अब हमको पॉइंट A से पॉइंट P तक की दूरी चाहिए। ये इतना दूरी तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है R है, और इसी में से इतना निकाल दें, L निकाल दें तो कितना, A से P तक हमको पता चल जाएगा। तो R माइनस L, समझ में आ रहा है ना, R माइनस L, ये दूरियां निकालनी है। इसके बाद हमको निकालना है एक बार प्लस Q आवेश के कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या, अभी हम लोग निकाले थे 1/4πε0K। ये क्या है, K सभी माध्यम के लिए, सभी परावैद्युतांक के लिए है। अगर यहाँ पे K नहीं होता तो सिर्फ ये समझा जाता कि Y के लिए है, Y के लिए जब रखेंगे तो K नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया 1/4πε0K। देखो प्लस Q के लिए हो रहा है तो Q अपान, इसके बीच की दूरी क्या है, B से लेकर P तक दूरी कितना है, R प्लस L का होल स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब दूसरा, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या हो जाएगा, ये मान लो E1 था, ये मान लो E2 है, ठीक। अब क्या करेंगे, 1/4πε0K, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, माइनस Q है, प्लस Q हो या माइनस Q हो, जब उसके परिणाम को लेते हैं तो हमेशा प्लस ही आता है। तो इस प्रकार से Q अपान, इसकी दूरी क्या है, R माइनस L, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमको निकालना है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो देखते हैं, अब लिखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
अब क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। देखो यहाँ क्या करना था, यहाँ पे माइनस लेना था, पहला माइनस, पॉइंट ए पर प्लस, ठीक। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा, प्लस पर जब निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक। अब क्या हो जाएगा, जब प्लस पर निकाले हैं तो पॉइंट E1 है, और जब माइनस पर निकाले हैं तो E2 है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, देखो माइनस और प्लस का ये दिक्कत है कि ये जो पॉजिटिव है, यहाँ पहले समझ लो, जो पॉजिटिव है ये सामने पॉइंट P पर जो निकालना है तो पॉजिटिव है कि इस दिशा में होगा, मतलब आगे सामने आने वाला निगेटिव या पॉजिटिव है, तो इसी से पता चलेगा कि इस दिशा में कब जाएगा, और निगेटिव है तो इस दिशा में कब खींचेगा। जब निगेटिव है तब खींच रहा है, जब पॉजिटिव है तब उधर जा रहा है, दोनों विपरीत दिशा में है। इसलिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जब माइनस इधर कर दिया और प्लस उधर कर दिया तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान, क्या है पहला इक्वेशन लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपान Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक। अब आगे क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, दिख रहा है ना सभी को, E इक्वल टू 1/, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q दोनों में कॉमन है तो ये बाहर निकाल लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब क्या क्या बचा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके आगे क्या हो जाएगा, A प्लस बी A माइनस बी का वो फार्मूला पढ़े ही है, तो क्या हो जाएगा, R माइनस L का और R प्लस L का अलग अलग, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का होल स्क्वायर ना। चलो क्या मिला, E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। इसके ऊपर क्या बचा, R प्लस L इधर आ जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2RL, फिर बीच में माइनस है, माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर, फिर इस माइनस के कारण ये भी माइनस L का स्क्वायर। अब देखो प्लस 2RL, ये लाइन फिर बता रहे हैं, ध्यान से देखना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्या किया हमने, पहले R प्लस L ये चीज जो था एलसीएम लेने के बाद मैंने इसको इधर ले आया और पूरा तोड़ दिया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, फिर बीच में माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, फिर R माइनस L का होल स्क्वायर,
आर माइनस एल का जब होल स्क्वायर करेंगे तो मान लो अगर ये ब्रैकेट में होता है यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस होता, फिर माइनस का हम मल्टीप्लाई करा देते तो ये भी माइनस और जो माइनस था वो प्लस बन गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब देखो आर स्क्वायर से एल स्क्वायर से कट गया तो क्या बचा 4RL इक्वल टू 1/4πε0 के ब्रैकेट में क्या बचा 4RL, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो मतलब r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे q है। ठीक, अब क्या मिलेगा यहाँ से हमको, अभी हम पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो P इक्वल टू क्या मिला था, P इक्वल टू मिला था ऐसे, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे हमको लिखना है यहाँ पे अपान में 4πε0 और यहाँ से 2r निकाल लेना है और यहाँ पे q इंटू 2l रखना है, q इंटू 2l, q और यहाँ से 2 और l निकाल लिया गया तो ये किसका काम करेगा p का, तो यहाँ पे हमको रख देना है 2rp अपान r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब l जो है हमारा बहुत नजदीक रखा गया है, तो l की जो दूरी है r के सापेक्ष बहुत कम है, तो इसलिए l स्क्वायर को हम यहीं छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू हमारे पास 2rp और यहाँ पे r की पावर 4, एक r की पावर 4 से r कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 2p अपान 1/4πε0 के 2p अपान r की पावर 3, ये हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि एक बार फिर से बताएं सब।